मंच पर उपस्थित आज के इस संस्मरण पाठ और परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी, और जिनके निमित्त आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सबके अत्यंत आदरणीय और हिंदी के उल्लेखनीय कहानीकार, गद्यकार, संस्मरणकार आदरणीय अखिलेश जी, और अभी जिनको आपने सुना प्रखर वक्ता, जिनके बोलने के बाद अब मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं थी, साथी डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, और इस आयोजन का कुशल संचालन कर रहे अक्षत जी। अक्षत जी के साथ हम लोगों का एक विशेष स्नेह जुड़ा हुआ है कि जब हम लोग आए थे तो पहला बैच अक्षत का ही था जिनको हम लोगों ने पढ़ाया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां तक मुझे ध्यान है, यदि मैं गलत नहीं हूं। और सामने बैठे हिंदी विभाग के अत्यंत लोकप्रिय अध्यापक और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुधाकर सिंह जी। मैं अक्सर ये गलती कर जाता हूँ, सर माफ कीजिएगा। असल में सुधाकर सर ने हम लोगों को पढ़ाया है, और प्रभाकर सिंह सर सामने बैठे ना, प्रोफेसर सर ने हम लोगों को नहीं पढ़ाया है। दूसरी बार ये गलती मैंने की है सर के सामने, पता नहीं सामने देखते सर को हैं और स्मृति में कहीं सुधाकर सर रहते होंगे। सामने बैठे हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक हमारे साथी डॉक्टर विवेक सिंह जी, डॉक्टर रविशंकर सोनकर जी, और जैसा स्वागत वक्तव्य में दिवाकर ने कहा, हम लोगों के अत्यंत पुरानी चीजों के को संजो कर रखने वाले काशी और हिंदी विभाग के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह भैया, और इस सभागार में मौजूद प्रिय शोध छात्रों, जब कल प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी ने मुझे कहा कि अखिलेश जी बनारस आ रहे हैं और एक आयोजन होगा अक्स पर जिसमें आपको भी कुछ बातें रखनी है, तो मेरे सामने एक साथ दो भाव उभरे थे। वो दो भाव ये थे कि कल बोलना है, इनके कुछ संस्मरणों को पहले से पढ़ तो जरूर रखा था लेकिन पूरी किताब नहीं पढ़ी थी, तो ये था कि कैसे बोलूंगा, कैसे क्या होगा। और दूसरा ये दुख वाला पक्ष था, और सुख ये था कि एक ऐसे रचनाकार पर बोलने का अवसर प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी मुझे दे रहे थे, जिनकी चिट्ठी कहानी को हॉस्टल में बैठकर सामूहिक रूप से हम लोग वाचन किया करते थे। और जब बनारस से मैं चला गया था, पिछले 3 साल पहले मैंने फेसबुक पोस्ट पर भी एक दिन लिखा था कि हम में से किनको चिट्ठी की याद आ रही है। तो अखिलेश जी को मुख्य रूप से मैं उस कहानी के रूप में हमारे भीतर इस कदर बैठे हुए हैं, वो जिनको बीच अंधेरी रात में गहरी निद्रा में भी यदि कोई अखिलेश जी के बारे में कुछ कह रहा होगा तो जरूर चौंक कर खड़े हो जाएंगे और याद आएंगे, क्योंकि चिट्ठी में जिन चीजों को, जिन दृश्यों को और जिन परिस्थितियों को और जिन संवेदनाओं को अखिलेश जी ने दर्ज किया है, आज भी वो चीजें लगभग वैसी ही हैं, और आज भी वह कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनती है। तो मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्यशाली कहिए कि था कि एक अपने उस प्रिय रचनाकार की उपस्थिति में उनके संस्मरणों को लेकर 2-4 बातें आपके साथ मैं भी कहूंगा। तो कल ही खरीद कर
सारे संस्मरण कल से जब से मैंने विंध्याचल जी के साथ से किताब खरीदी है, कोई संस्मरण मुझसे छूटा नहीं है और कोई सारा दूसरा काम मैंने किया ही नहीं सिवाय अक्स को का वो रेखांकन देखने में कि आखिर ये अक्स है किसका। अभी संचालक ने ये प्रश्न किया था और चूंकि अखिलेश जी इस पर बोल चुके हैं तो लेकिन फिर मेरी जो इस पर धारणा है, जो कुछ चीजें हैं उसको जरूर मैं आपसे इसमें साझा करना चाहूंगा कि दरअसल जब मैं इस किताब से गुजर रहा था तो मुझे किसका अक्स दिखा, क्योंकि अशोक वाजपेयी अक्सर कहते हैं कि कोई रचना जब एक रचनाकार लिखता है तो वो अधूरा होता है, पूरा वह तब होता है जब उसमें पाठक अपना सच मिलाता है। कवि के या रचनाकार के अपने सच के साथ जब एक पाठक अपना सच मिलाता है तो वो रचना पूरी होती है, मुकम्मल होती है। और यही कारण है कि समय के साथ साथ रचना का अर्थ बदलता रहता है, क्योंकि पाठक बदलते रहते हैं। रचनाकार का सत्य जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब पाठक अपना सत्य मिलाता है तो उसमें नई चीजें होती हैं। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे दो चीजों की विशेष रूप से याद आ रही थी। एक तो 1912 में विश्व भारती में अध्यापकी सम्मेलन में क्षिति मोहन सेन ने एक व्याख्यान दिया था जायसी पर। 2020 के समास के अंक में हम लोगों ने उसको हिंदी में अनुदित किया है, वो छपा भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें क्षिति मोहन सेन ने जायसी पर बोलते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग का जिक्र किया है। उसकी शुरुआत ही वहीं से वो करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात वहीं से शुरू करूं। वहीं वो अंश एक छोटा सा है, मैं आपके समक्ष उस अंश को पढ़ना चाहता हूं, खासकर इसलिए भी क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद संस्मरण को लेकर स्वयं अखिलेश जी ने अपने वक्तव्य में इस चीज को स्वीकार किया है कि जो अभी तक जो संस्मरण लेखन की परंपरा रही है उससे हटकर उसको कुछ करने की कोशिश की है। जब आप शीर्षक को इसका देखेंगे, कुल 11 संस्मरण इस किताब में है। पहली बार किसी संस्मरण की किताब में संस्मरण की सैद्धांतिकी पर भी बात की गई है। शुरू और आखिर के दो संस्मरण को जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार एक संस्मरण लेखक एक तरह से संस्मरण को परिभाषित भी करता है कि क्या जरूरत होती है। आमतौर पर देखिएगा संस्मरण लेखक जो होता है उसकी उम्र ढल चुकी होती है, तो वो ढलने के बाद उतने दिनों के बाद जो कविताएं लिख रहा होता है, कहानियां लिख रहा होता है, उपन्यास लिख रहा होता है, उन सारी चीजों को छोड़कर संस्मरण की ओर क्यों जाता है, इसका मुकम्मल जवाब अखिलेश जी ने इस शुरुआत के 2 लेख जिसका शीर्षक स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं, ये शीर्षक है, और समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है। विंध्याचल जी ने इसमें से डीपी त्रिपाठी वाले संस्मरण को बार बार कहकर छोड़ दिया, हमारे लिए बाकी सारे संस्मरण पर कह दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है पता था कि पीछे विस्तार हो जाएगा। मैं उससे ज्यादा आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये 2 शुरू और आखिर के जो संस्मरण इसमें हैं उसको विशेष रूप से इस किताब में हमें फोकस करने की जरूरत है कि आखिर क्या जरूरत पड़ती है। एक इंटरव्यू में दिनेश कुशवाहा से किसी ने पूछा कि ये कवि को गद्य में जाने की क्या जरूरत होती है, क्यों वो गद्य की तरफ जाने लगता है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बंदिशें होती हैं कविता में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप पद्य में कह नहीं सकते। उनको कहने के लिए गद्य का सहारा लेना जरूरी होता है। तो जिन पक्षों को हमने छोड़ दिया है कविता में उसकी पूर्ति हम गद्य में करते हैं। तो कहीं न कहीं कहानियों में जिन चीजों को अखिलेश नहीं रख पा रहे थे, शायद उन चीजों को संस्मरणों के माध्यम से इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। और लंबे समय बाद अच्छी खासी यात्रा संस्मरण विधा की हो चुकी है। इस लंबी यात्रा में पहली बार संस्मरण को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं इस किताब में कि आखिर हम संस्मरण क्यों पढ़ें। जो क्षिति मोहन सेन की जिस अंश को मैं
की बात आपसे कर रहा था, जायसी पर बोलते हुए उन्होंने शुरुआत ही यहां से किया था। सृष्टि जहां आनंद के लिए है, वहां कोई यह नहीं कह सकता कि सृष्टि एकमात्र हमारे लिए है या तुम्हारे लिए। तुम्हारी तरफ न देखने पर अगर मेरी सृष्टि का विकास न हो तो उस सृष्टि में तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा। यदि प्रेम और आनंद को बिल्कुल छोड़कर सृष्टि संभव होता तो सृष्टि का एक छत्र राज होता, लेकिन बिना आनंद के सृष्टि कहां। जोर जबरदस्ती से काम करवाया जा सकता है, स्वार्थ की पूर्ति की जा सकती है, क्रांति हो सकती है, किंतु सृष्टि नहीं हो सकती। जहां कहीं भी यथार्थ, सुंदर और जीवंत सृष्टि है, वहां देखा जा सकता है कि जैसे सृष्टि एक अनंत पंखुड़ी वाला कमल है। अपने नाल पर स्थित वह कमल प्रकाश की तरफ देखते हुए उसकी मदद से ही पंखुड़ियों को फैलाकर अपने भीतर में स्थित अमृत रस की मधुर सुरभि को चारों दिशाओं में पूरी तरह से फैला देता है। विश्व देवता के अनंत मंदिर के अंदर जीवंत और निस्तब्ध धूपदानी के निःशब्द आरती की तरह वह कमल अपने आत्मिक आनंद के सार के माध्यम से उस विराट अदृश्य देवता की पूजा और आरती करता चला आ रहा है। किंतु यह जो कमल है, क्या सिर्फ अपनी शक्ति से अपनी पंखुड़ियों के आवरण को खोल सकता है? प्राण लोक का स्पर्श न होने से वह बिल्कुल ही शक्तिहीन है। मुझे लगता है जिस आशय से मैंने इसको आपके समक्ष उद्धृत किया है, कुछ कुछ चीजें आपके सामने खुली होंगी। जब कोई एक रचनाकार, कीर्ति मोहन सेहन साहब स्वीकार करते हैं कि जब एक रचनाकार कोई लिखता है तो उसमें उसका जितना स्वयं का होता है, सामने के व्यक्ति या समाज का। इस लेख में दो उदाहरण वो बहुत सुंदर देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मां का दूध उसके बच्चे के बिना नहीं निकलता, गाय के दूध को दूहने के लिए आपको बछड़े को लाना पड़ता है। यदि आप बछड़ा नहीं लाएंगे तो गाय का दूध आप दूह नहीं सकते उससे। ठीक उसी तरह से एक रचनाकार जब रचना करता है तो वह अपने समाज से और अपने सामने के पाठक से, जनता से, जिसको कह लीजिए, वो सारी चीजें उससे उधार ले रहा होता है। इसलिए जब वह रचना बनती है तो न केवल रचनाकार की बल्कि उसका भी उस पर उतना ही हक बनता है, वह भी उसका उतना ही उत्तराधिकारी होता है जितना कि वह एक रचनाकार है। आज हम जिस कथाकार अखिलेश जी को जानते हैं, उसकी निर्मिति में भी उनके समाज का बृहत्तर योगदान रहा है। उन बृहत्तर योगदानों को आप इस अक्ष में पूरी तरह से देख सकते हैं कि कैसे उस रचनाकार का निर्माण होता है, जिसके बारे में विस्तार से विंध्याचल जी ने अपनी बात आपके समक्ष रखी है। तो ये अक्ष जब किताब प्रकाशित हुई थी और सोशल मीडिया में इसके बारे में लिखा जा रहा था, जब शीर्षक आया था मेरे सामने, तो मुझे ये लगा था कि अक्ष क्या है, ये कैसा शीर्षक है, संस्मरण की किताब का शीर्षक अक्ष। उसी समय मैंने गूगल वगैरह, डिक्शनरी वगैरह भी खोजने की कोशिश की थी कि आखिर अक्ष का मीनिंग क्या क्या होता है। तो मूल रूप से जो दो अर्थ निकले थे, वो तो चित्र था और एक परछाई। चित्र तो उस रूप में नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस किताब के पढ़ने के बाद कि अखिलेश जी ने अपनी परछाई को, जिस तरह से शब्दों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र खींचा था, अपनी परछाई को अपने समाज के विभिन्न, अपने निर्मिति में जिन सारे चीजों का, उनके निर्मिति में 40 वर्षों के उनकी साहित्यिक यात्रा का जो सहभागी रहा है, उसको उन्होंने इसमें उकेरने की कोशिश की है और वो पूरी तरह से सफल भी हुए हैं। इसीलिए न वो संस्मरण कहते हैं, न संस्मरण से संबंधित कोई शीर्षक इसका देते हैं। इस पूरे किताब का शीर्षक जब आप देखेंगे हर संस्मरण का, तो अनूठा है। सारे के सारे शीर्षक अपने आप में व्याख्या की मांग करता है कि किस तरह से एक लेखक उसका चुनाव करता है शीर्षक का। उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन
इन जिन संस्मरणों की जिसके माध्यम से वो अक्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें 40 वर्षों की साहित्यिक यात्रा में उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, उनसे जुड़े हुए शहर और उनसे जुड़ी जिनसे वे जिन संस्थाओं से जुड़े रहे, खासकर जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वाला संस्मरण कल रात में मैं पढ़ रहा था सर, तो लगभग 1:30-2 बज ही गए होंगे और बगल वाले कोई रहे होंगे तो मेरी हंसी पर सोच रहे होंगे जरूर इसका दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया है कि जैसे शब्दावली अपने झा जी के लिए और जिस तरह से भारत दर्शन, कौन सा दर्शन है, एक नेताजी एक पात्र हैं उनके, परिपूर्णानंद वर्मा जी और एक दर्शन जी हैं, और हालांकि विद्या बिंदु वर्मा जी पर कुछ नहीं लिखा है, केवल नाम उसमें सिर्फ उनका आता है। तो इस संस्मरण के माध्यम से, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से हमारे जितने इस प्रकार की साहित्यिक संस्थाएं हैं, व्योमेश जी लगातार नागरिक प्रचारिणी सभा को लेकर मुहिम चला रहे हैं, लगातार लिख भी रहे हैं उन पर, और अभी तक उनका उस रूप में कोई समाधान नहीं हो पाया है। मुझे नहीं लगता कि किसी संस्था को लेकर किसी रचनाकार ने इतने निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को लिखा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को लेकर अखिलेश ने इस पुस्तक में लिखा है। हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें वो सारे जवाब छिपे हुए हैं कि हमारी सारी संस्थाएं क्यों मर रही हैं। सौभाग्य से मुझे पहली नौकरी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में मिला है। मैंने 1 साल वहां नौकरी की है। बाल सौरी रेड्डी उस समय जीवित थे, उनके साथ लगातार संवाद करने का मौका मिला है वहां। उस संस्था को भी मैंने अपनी आंखों उसके मरते रहे। अब तो बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी, पिछली बाढ़ में वो सारी किताबें बह गई हैं। वह संस्था भी मरण के कगार पर है। अब उस बाढ़ के बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ दर्शन के लिए हमारे राजनेता आज भी जब चेन्नई जाते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के नेता, मैंने रमेश पोखरियाल जी को और कई उस समय के तत्कालीन बड़े नेताओं को उसी संस्थान में देखा, क्योंकि जो जाते हैं एक बार उनकी इच्छा रहती है कि अपना फोटो उनके साथ जरूर खिंचा लें। और उस समय मुख्यमंत्री थे पोखरियाल जी, आए थे चेन्नई, तो हमारी संस्था में भी आए थे। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो स्थिति है, उसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं की जो स्थितियां हो रही हैं, उसको भी अखिलेश जी ने इस पुस्तक में बड़े बारीकी से और तल्ख टिप्पणियों के साथ इसमें उकेरा है कि आखिर हम सब कैसे उसके लिए उत्तरदायी। इसमें एक बहुत बढ़िया और रोचक संस्मरण उन्होंने श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में लिखा है। श्रीलाल शुक्ल जी पर लिखते हुए शुरुआत में ही अपनी 2 गलतियों की ओर उन्होंने इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर हम जब ये करते हैं, जब रहते हैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, तो इसलिए अक्स इसका नाम दिया है उन्होंने कि उन सारी चीजों को अब जो उन पुरानी चीजों पर पश्चाताप हो रहा है, अपने चित्र को जो आज वो बने अच्छा बुरा जिस रूप में, उसको उकेरने की कोशिश करते हैं शब्दों के माध्यम से कि जो अच्छा भी था और जो बुरा भी था। एक तो कहते हैं कि आमतौर पर हमारी यह धारणा होती है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कमोबेश ये धारणा थी, हम लोग श्रीलाल शुक्ल जी को तो नहीं, लेकिन अशोक वाजपेयी को लेकर तो वो सांस्थानिक चीजों की और बड़े पदों पर और तमाम चीजों को लेकर हमारे भीतर भी वो धारणाएं थी, या कहिए कि एक तरह से बोई गई थी। जिस समाज में हम रहते हैं, स्वयं अखिलेश जी स्वीकार करते हैं उस संस्मरण में कि वह चीजें जिस परिवेश में उन दिनों वहां रहते थे, क्योंकि लेखक होने का मतलब फकीर होना होता था, और आप यदि ढंग से रहते हैं, अच्छी चीजें पहनते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो हिंदी का लेखक कैसे हो सकते हैं। हिंदी का लेखक मतलब सबसे गया गुजरा दयनीय, जो अपने झोले में से कुछ निकाले, झोले का भी प्रसंग आता है इस किताब में मुद्रा राक्षस जी से या किन्हीं के संदर्भ में आता है। बहरहाल एक तो वो कि जो हमारी धारणाएं इस प्रकार से बनाई जाती हैं और वो आखिर में स्वीकार भी करते हैं, वो कसम खाते हैं कि उन किन्हीं चीजों को बगैर बेहतर ढंग से जाने बिना हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएंगे। आमतौर पर हम सब युवा पीढ़ी में जब गुजर रहे होते हैं तो कई बार हमको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। बस कही कहाई बातें वो जो सारी हमारे आसपास गुजर रही होती हैं, उसके आधार पर हम किसी का एक
किसी की एक छवि बना लेते हैं, उसके आधार पर उसका ये मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत खराब और बहुत अच्छा है। श्रीलाल शुक्ल के बारे में उनका वह आत्म वक्तव्य एक तरह से न केवल उनका बल्कि हमारी सारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जो अंतर है उसमें भी ये सारी चीजें सीखने लायक है कि जो हम फटाफट में होते हैं, तुरंत निर्णय करने फैसला करने वाले में, उस स्थिति से हमें बचना चाहिए। दूसरा उसमें कारण जो अखिलेश के संदर्भ में, ये श्रीलाल शुक्ल के संदर्भ में वो कहते हैं कि वो अच्छे इसलिए नहीं लगते थे क्योंकि वो वामपंथी थे, ये वामपंथी नहीं थे। अब यह भी हमारे समाज की एक बड़ी, हम साहित्य वालों की एक बड़ा दुर्गुण रहा है हमारा, कि हम यदि लेफ्ट के हैं तो राइट वाले को खराब समझते हैं और राइट के हैं तो लेफ्ट वालों को खराब समझते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे, जो पहले थे, शेखर जोशी ने रामस्वरूप चतुर्वेदी पर एक लंबा संस्मरण लिखा है। रामस्वरूप जी पर जो मैंने किताब संपादित की थी, पहली किताब स्मृति और संस्मृति, उसमें वो संस्मरण है शेखर जोशी का। उन्होंने संस्मरण लिखने के पहले मुझसे कह दिया था कि रामस्वरूप जी से मेरे वैसे कोई वास्ते नहीं थे जिन पर मैं पूरा का पूरा संस्मरण लिख सकूं, लेकिन तुम्हारा आग्रह है तो संस्मरण में जरूर लिखूंगा। और वो संस्मरण में कहीं कहीं रामस्वरूप जी आएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि उनका संबंध किसी न किसी रूप में उन चीजों से होगा। शेखर जोशी का वह संस्मरण हमारे लिए भी उस प्रसंग में भी जिसका जिक्र अखिलेश जी श्रीलाल शुक्ल के संदर्भ में करते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार उस समय के इलाहाबाद के साहित्यकार लोकतांत्रिक थे और कैसे उस इलाहाबाद शहर का पूरा परिवेश निर्मित हो रहा था। दोनों धड़े के लोग एक साथ बैठकर पूरा का पूरा बहस करते थे और सहमतियां असहमतियां होती ही हैं। अब कोई किसी को कोई पसंद आ रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, उसमें तो हमारा कोई बस नहीं हो सकता। हम उनसे तर्क कर सकते हैं जो उस परंपरा में लोगों ने किया था। तो एक जो ट्रेनिंग, स्कूलिंग जिसको की जाती है शुरू से हमारी, हम जिनके साथ रहते हैं, जब हम दक्षिण पंथ के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा परिवेश इस तरह से हमारे भीतर ऐसी चीजें गूंद दी जाती हैं कि लगता है कि वो वामपंथ वाले सारे के सारे दक्षिण पंथ में रहते हैं, वामपंथ वाले बेकार, बहुत खराब हैं सब। हमने एक अक्षर किसी को नहीं पढ़ा होता है, नहीं कुछ जाना होता है, लेकिन हम उनके बारे में जरूर मंचों से घोषणा कर रहे होते हैं कि वो दो कौड़ी के लेकर। यदि यही चीज वामपंथ पर भी लागू होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ उदाहरण मैंने रामस्वरूप जी के संदर्भ में मैंने वो बातें कुछ लेखकों से मेरी हुई है जिसमें साफ साफ उन लोगों ने स्वीकार किया है। कभी मौका मिला वो संस्मरण लिखने का, जरूर उनका नाम मैं उसमें लिखूंगा, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि वो दक्षिण वामपंथी नहीं थे। वाक्य मुझे जब अखिलेश जी का मुझे मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वही वाक्य कहा गया था, जो कि वामपंथी नहीं थे, इसलिए मैं उन पर कुछ लिख नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। जो ट्रेनिंग हमारे समय में भी जो सारी चीजें दी जाती हैं इन स्कूलों से, मुझे लगता है उससे भी सबक लेने की जरूरत है। हाँ, यदि हमको लगता है कि वो चीजें खराब हैं उनके जाने के बाद, उनको समझने के बाद, तो जरूर उसके खराब और उनकी बुराइयों पर इस रूप में उसे देखा जाना चाहिए। तो यह पुस्तक एक तरह से हमारे लिए सबक भी देती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से पढ़ते वक्त नागार्जुन की वह कविता याद आ रही थी जब इस संस्मरण को मैं पढ़ रहा था। तो इस पुस्तक में लिखे संस्मरणों को, एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिस पर लेकर मैनेजर पांडे ने संभवतः एनबीटी से जो किताब छपी है उसकी भूमिका रचनावली शायद है, वो मैनेजर पांडे ने संपादित किया है। उसमें एक लंबी भूमिका मैनेजर पांडे ने लिखी है। उसमें शीर्षक ही उनका बनाया है उन्होंने, आबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संबद्ध हैं। और उस पूरे लेख में उस नागार्जुन पर लिखा हुआ सबसे सुंदर लेख मुझे वही लगता है। नागार्जुन को जिस तरह से उनकी पूरी कविता के फलक को मैनेजर पांडे ने उस लेख में रेखांकित किया है इन 3 शब्दों के माध्यम से, और कविताओं का चयन और वर्गीकरण भी उसी तरह से उस संकलन में है। इस संस्मरण को जब मैं पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि अखिलेश जी भी इस पुस्तक के संस्मरणों में उन सारे पक्षों को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं जिनसे वे आबद्ध रहे हैं, संबद्ध रहे हैं और जिनके प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। ये साफ लगता है। तो इसलिए भी यह पुस्तक मुझे
महत्वपूर्ण लगती है। एक आखिरी बात, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, एक आखिरी बात जिस पर थोड़ी बात विंध्याचल जी ने कह दी है। आशीष सर यहाँ मौजूद हैं। आसनसोल में जब काशीनाथ जी को हम लोग सम्मानित कर रहे थे तो वक्ता के रूप में प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी वहां आए थे और उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से कहा था कि काशीनाथ जी को आने वाले दिनों में उनकी कहानियों के लिए याद रखा जाएगा। मैंने वक्ता तो वहां मैं नहीं था, आयोजक ही था, तो संवाद सत्र में मैंने सर की इस बात का विरोध किया था और कहा था कि ये तो ठीक है, काशीनाथ जी ने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है संस्मरण जैसे उन्होंने लिखे हैं उनके लिए उनकी ख्याति बहुत ज्यादा है। और इसलिए भी कि जिस तरह के संस्मरण जिन लोगों पर उन्होंने लिखा, खासकर त्रिलोचन और धूमिल वगैरह के संदर्भ में जो उन्होंने लिख दिया है, आज तक कोई बड़े आलोचक भी उस तरह से धूमिल और त्रिलोचन पर नहीं लिख पाए जिस तरह से काशीनाथ जी ने अपने संस्मरणों में लिख दिया है। विंध्याचल जी कह रहे थे इस पुस्तक में भी जब आप पढ़ेंगे तो मान बहादुर सिंह का संदर्भ आता है, डीपीटी का संदर्भ आता है। डीपीटी पढ़ते वक्त वो चिट्ठी कहानी बार बार याद आती है और उनके सूत्र मुझे मिल रहे थे। वो बेरोजगारी के दिन जो रहे होंगे और किस प्रकार से संघर्ष कथाकार अखिलेश का अपने जीवन का, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अखिलेश जी ने इसमें कही है कि जीवन को भी वो उपन्यास की तरह मानते हैं। उनका साफ साफ कहना है। तो वो जो उपन्यास के विभिन्न पात्र हैं, इसलिए वो अक्स कहते हैं इस शीर्षक को। वो सारे सूत्र आप जब जोड़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर संस्मरणकार उसे अक्स क्यों कहता है, किस चीज का अक्स है। एकदम साफ झलकता है। यदि सावधान होकर इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो अलग से वक्तव्य देने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती। तो जिस प्रकार से काशीनाथ जी ने संस्मरणों के माध्यम से आलोचना की जो बुनियाद रखी है, जिस तरह से मुझे लगता है अखिलेश जी ने उस परंपरा को विकसित किया है इस पुस्तक में आकर। और इन संस्मरणों को जब आप पढ़ेंगे तो वीरेंद्र यादव हों, मान बहादुर सिंह हों, श्रीलाल शुक्ल हों या मुद्रा राक्षस का संस्मरण बहुत अद्भुत है और उन पर टिप्पणियां भी अद्भुत हैं। अखिलेश जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी टिप्पणियां तो पढ़ने लायक ही होती है, आप पढ़े बिना उनसे रह नहीं सकते। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह पुस्तक एक बैठकी में, जैसे मैंने कभी अनिच्छा नहीं हुई कि अब मैं इसको रोक के रखता हूं, कल के लिए जैसा होगा कोई बात कहकर अपना काम चला लूंगा। मैंने बकायदा इसको पढ़ा है और महसूस किया कि एक लंबे समय के बाद संस्मरण की एक अच्छी किताब, ऐसा जब मैं कह रहा हूं तो मुझे इसके बीच में जो संस्मरण लिखे गए हैं उनका संज्ञान है और मैं किसी भी तरह से उनका अपमान या उनके बारे में अवहेलना नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह तो जरूर है कि अखिलेश जी ने अपनी रचना धर्मिता और अपनी बेहतर सूझबूझ के बल पर संस्मरण को एक नई दिशा देने की भरपूर कोशिश की है और उसमें पूरी तरह से वो सफल हुए हैं। अब ज्यादा क्या बोलूंगा, समय तो बहुत हो गया है। पढ़ा तो हूं इसलिए बोलने का लोभ तो नहीं कर पा रहा हूं कि जब पढ़ा हूं, जिस तरह से परीक्षा में होता है ना कि जब पढ़ा हूं तो लिखूंगा तो जरूर। तो अब चूंकि रात वाला मामला है, तुरंत पढ़ा हूं तो रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन किसी तरह तो रोकना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः श्री प्रकाश सर के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया और आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य से मुझे सुना।